हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय न्यायपालिका पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था विधायिका, कार्यपालिका, इनसे संबंधित जो भी था महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्न उसे हम लोगों ने देख लिया था। विधायिका और कार्यपालिका एक बार हम लोग हाईलाइटेड हो जाते हैं। विधायिका में हम लोगों ने देखा था क्या था, केंद्र स्तर पर संसद था और राज्य स्तर पर विधानमंडल था। ये हो गया केंद्र स्तर पर और ये हो गया राज्य स्तर पर। विधायिका वह था जहां पर क्या होता था, विधि निर्माण की। इसे सर्वोच्च संस्था के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि विधि से रिलेटेड जितने भी कानून है, विधि बनाने का काम इस विधायिका में ही किया जाता है। इस विधायिका के अंतर्गत में संसद में कौन आते थे केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य स्तर पर क्या आते थे, विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा था, कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर संसद में, कार्यपालिका में वरीयता क्रम में हमने राष्ट्रपति को देखा, उसके बाद वरीयता क्रम में दूसरे क्रम में उपराष्ट्रपति को देखा, उसके बाद प्रधानमंत्री को देखा, उसके बाद मंत्री परिषद को देखा। अब केंद्र स्तर में विधानमंडल में कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, राज्यपाल को देखा, उसके बाद मुख्यमंत्री को देखा, उसके बाद इत्यादि मंत्री परिषद को। तो ये जो हमारा था विधायिका और कार्यपालिका, इसे हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में अच्छे से समझ लिया और देख लिया। अब हम लोग का है न्यायपालिका। न्यायपालिका को देखेंगे कि हमारा देश भारत में किस प्रकार से न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र दिया गया है, स्वतंत्र रखा गया है। यह भारत की सबसे अलग और सबसे मान्य है कि इसे क्या किया गया है, कार्यपालिका से अलग किया गया है। यानी यह जो स्थिति है, यह बोला जाता है कि यह सबसे अच्छा है जो क्या किया गया है, कार्यपालिका को विधायिका से अलग किया गया। यानी कि जो न्यायपालिका को है उसे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया, ताकि उसका हस्तक्षेप ज़्यादा न्यायपालिका पर नहीं हो और वह स्वतंत्र रूप से होकर काम कर सके अपना, और न्याय नागरिकों को दिला सके। तो आज उसी को हम लोग समझेंगे। देखा जाए कि न्यायपालिका क्या है, यह एक एकीकृत व्यवस्था है जिसमें सबसे सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है और उससे नीचे हाई कोर्ट है और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इस प्रकार से यह एक एकीकृत व्यवस्था है। इसे संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है। क्या है, मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील किए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अगर जाना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी आपका नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्यायालय का है वह सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट अलग है और सुप्रीम कोर्ट, वह एक एकीकृत व्यवस्था है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से यह एक क्या है, अपीलीय और अभिलेख की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें सिविल और आपराधिक मामले की सबसे सर्वोच्च जो अपीलीय संस्था वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो उसे हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए यह जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसे भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के तहत इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद देखा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह इसकी यह व्यवस्था है जो किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया है, इस सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका की व्यवस्था को लिया गया है। यह क्या है, भारत सरकार अधिनियम, जो एक संघीय न्यायालय को दर्शाता है। यह संघीय न्यायालय क्या है, जिसमें क्या है, एक एकीकृत व्यवस्था का किया गया है, जिसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से एकीकृत एक व्यवस्था कायम किया, जिसे हम संघीय न्यायालय के रूप में जानते हैं। और इसी का प्रतिरूप क्या है, इसी का प्रतिरूप जो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। देखा जाए कि जो भारत शासन अधिनियम है, करीब यह क्या है 250 से अधिक जो अनुच्छेद है इससे ही लिया गया है। तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। आज इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका गठन किस प्रकार से हुआ है, इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदु जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और याद करेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि पढ़ने के दरमियान में ही याद हो जाए। तो देखा जाए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गठन की बात करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन किस प्रकार किया जाता है। तो यानी इसके गठन की बात की जाए तो इसके गठन अनुच्छेद 124 का 1 में इसके गठन की बात की गई है। यानी इसका जो गठन होगा प्रारंभिक में मूल संविधान में, उसमें व्यवस्था किया गया था कि इसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार से टोटल 8 न्यायाधीश होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहेंगे। उसके बाद क्या किया गया, बाद में स्थिति जब आगे बढ़ता गया तो उसमें क्या गया, एक न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश को किया गया। क्योंकि क्या होने लगा, बहुत सारे मामले लंबित पड़ने लगे। उस स्थिति को देखते हुए इसकी संख्या को संशोधन करके बढ़ाया गया। यानी टोटल अब 31 होंगे। वर्तमान में भी क्या है, टोटल 31 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। यह लगभग 2008-9 में संशोधन कर यह परिवर्तन किया गया था संसद के द्वारा, उसमें प्रस्ताव पारित कर। तो आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह से उनके गठन की व्यवस्था की गई है। अगला हम लोग देखेंगे गठन के बाद उनका नियुक्ति किस प्रकार से होता है, उसे हम लोग देखेंगे। तो नियुक्ति की बात की जाए तो उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 124 का 2 में किया गया है। इसकी नियुक्ति संबंधित बात की गई है। नियुक्ति से क्या है, इसकी जो नियुक्ति है वह किस प्रकार से होगा, तो इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, वह राष्ट्रपति करेगा। तो अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या राष्ट्रपति, जिस प्रकार से कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा कि क्या होता था, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते थे, क्या उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी है? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे जो राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री या अन्य किसी मंत्रिपरिषद के सलाह पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के सलाह पर क्या किया जाता है, इनका नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद इसके जो नियुक्ति संबंधी बात है, इसमें एक व्यवस्था को लाया गया है। क्या व्यवस्था है कि एक कॉलेजियम यानी कॉलेजियम व्यवस्था लाया गया है, जिसमें क्या होगा, एक पीठ तैयार किया गया है। इस पीठ में क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 5 न्यायाधीश है, उन्हीं के द्वारा 5 सदस्यीय पीठ बनाकर एक कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। और इस कॉलेजियम में जो भी सिफारिश करेंगे अगले न्यायाधीश होने के लिए, राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेंगे। तो इसे आप समझिएगा, अभी भी यही व्यवस्था कॉलेजियम चल रहा है। हाल ही में कुछ समय पहले एक क्या आया था, एक संस्था यानी एक प्रकार की गठन किया गया था, प्रारूप क्या था, वो था एनजीएसी क्या था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। यह एक ऐसा व्यवस्था लाया गया था जिसमें कहा गया था कि क्या होंगे, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक क्या होंगे, कानून मंत्री होंगे और 2 अन्य विशेषज्ञ होंगे। तो इसके सहारे इसे क्या किया गया था, संसद में पास करने के बाद उसको आधे से अधिक राज्यों के द्वारा भी प्रस्ताव पारित करने के बाद जब इसे क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, तब यह जो सुप्रीम कोर्ट है इस एनजीएसी को असंवैधानिक करार करते हुए इसको खारिज कर दिया। तो इस तरह से यह जो व्यवस्था था यह समाप्त हो गया। इसमें से सुप्रीम कोर्ट का जो दलील आया था उसमें कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने से कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका पे बढ़ जाएगा। तो इसके आधार पर क्या कर दिया, ये एनजीएसी को खत्म कर दिया, यानी इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस तरह से नियुक्ति संबंधित बात की जाती है, इस प्रकार से नियुक्त किया जाता। अब आगे हम लोग देखेंगे उनका योग्यता क्या है, योग्यता उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। योग्यता की बात की जाए तो फर्स्ट क्या है उनका, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या हो, वह कम से कम
एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज के रूप में काम कर चुके हो, जज के रूप में काम कर चुके हो। और दूसरा क्या हो, अगर 5 वर्षों के जज के रूप में नहीं हो तो वह कम से कम एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या कर चुके हो, वह वकील के रूप में काम कर चुके हो, एडवोकेट कर चुके हो। इसी का एक उदाहरण कौन है, इंदु मल्होत्रा, जिन्हें क्या किया गया, उन्हें डायरेक्ट वकील से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर यह भी नहीं हो तो वह क्या हो, वह राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से वह विधिवेता हो, यानी विधि का सर्वोच्च अधिकारी हो, ये योग्यता उनमें होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे योग्यता के बाद क्या होना चाहिए, शपथ। उनके शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति के शपथ किनके समक्ष दिलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा ही उनका शपथ दिलाया जाता है। तो शपथ का भी काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। उसके बाद हम लोग शपथ के बाद देखेंगे कार्यकाल। उनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल उनका 65 वर्षों की आयु तक होता है, यानी 65 वर्षों की आयु तक वो इस पद पर रह सकते हैं। इसमें मिनिमम एज की बात नहीं की गई है, क्योंकि क्या होता है, इसमें एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें क्या क्या था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, ना कि मिनिमम एज के बात करें। तो अगर उनको त्यागपत्र अपना देना हो तो जब शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं तो त्यागपत्र भी किनको देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। उसके बाद बात की जाए त्यागपत्र के बाद उनका हटाने का विधि, हटाने की विधि या प्रक्रिया क्या है, उन्हें हटाने की विधि या प्रक्रिया उसे हम लोग देखेंगे। क्या हो, यदि वो साबित कदाचार या असमर्थता में लिप्त पाए जाते हो तब उन्हें क्या किया सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। किसके आधार पर, वो संसद के सिफारिश पर, यानी क्या होगा, संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा। तो देखा जाए इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसा ही व्यवस्था लागू किया गया है, लेकिन संविधान में इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, व्यवस्था कुछ उसी प्रकार है। तो उसे हम लोग समझेंगे कि अगर वो साबित कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं या कोई असमर्थता में लिप्त पाए जाते हैं तब उन्हें क्या किया जाएगा, संसद के द्वारा यानी लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, उनके विरुद्ध हटाने के लिए लोकसभा में कितने व्यक्ति का, 100 व्यक्तियों का समर्थन आवश्यक है। अगर वो राज्यसभा में लाना चाहते हैं उस प्रारूप को तो 50 व्यक्तियों का समर्थन आवश्यक है। तो इस तरह से लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 लोगों का समर्थन आवश्यक है, तभी वो क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष या सभापति इसे स्वीकार कर सकते हैं। और अध्यक्ष और उपसभापति अगर इस महाभियोग जैसी व्यवस्था जो लाया गया उसे स्वीकार कर लेते हैं तब क्या होता है, संसद के द्वारा एक ग्रुप या कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी या ग्रुप इस क्या करते हैं, वह जो उन पर आरोप लगाया गया उसकी जांच करते हैं। और जब जांच में सही पाया जाता है तब संसद के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जब अपना सिग्नेचर कर देते हैं तब उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना पद से हटना पड़ता है, वो पद को उनको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से उन्हें हटाने संबंधी व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उनके वेतन के बारे में जानते हैं। क्या है उनका वेतन, तो वेतन की बात की जाए तो उनका वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 है। तो यह है उनका वेतन संबंधित। उसके बाद कुछ और भी वर्ड हैं जो क्या किया था, इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे एक तदर्थ
न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? ये इंग्लिश में इसे एडहॉक कहा जाता है। एडहॉक ये क्या है? ये वे न्यायाधीश होते हैं जब गणपूर्ति के लिए सदस्य कम पड़ते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने संसद में देखा था कि गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए क्या होना चाहिए? अगर सदस्य कम पड़ रहे हो न्यायाधीशों को, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है? उन्हें ले लिया जाता है। और जब ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं न्यायाधीश के रूप में, उस वक्त तो उन्हें वो सभी शक्तियां और अधिकार वो दिया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने तदर्थ न्यायाधीश और गणपूर्ति कोरम को समझा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो भी है। यह जो तदर्थ न्यायाधीश है, इसके लिए अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन किया गया है। और आपको बता देते हैं जो हटाने संबंधी प्रक्रिया था वह कौन सा था? वह अनुच्छेद 124 का 4 था और अनुच्छेद 124 का 5 था। तो ध्यान में रखेंगे। और इसे तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 167। उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे। यह जो है सेवानिवृत्त, ये अनुच्छेद 128 में इसका वर्णन किया गया। इसमें क्या होता है? जो सेवा से अवकाश ले लिए यानी जो रिटायर हो गए न्यायाधीश, जब न्यायाधीशों की आवश्यकता हो, कमी पड़ गया हो, उस कंडीशन में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उन्हें फिर से वो पद दिया जाता है। और वो जो पद होता है वह कुछ समय के लिए, लघु समय के लिए ही दिया जाता है और फिर से उनको कार्यरत किया जाता है। तो इस तरह से ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या क्या शक्तियां हैं, उसे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इन्हें शक्तियां दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की पहला क्या है? पहला हो गया मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता क्या है? मूल अधिकारिता, इसमें क्या किया गया है? मूल अधिकारिता में जिस प्रकार से अगर राज्य और भारत के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उसके बाद अगर आधे से अधिक राज्यों और भारत के बीच विवाद हो तो उसका भी निर्णय, उसका भी समाधान करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के है। उसके बाद अगर राज्य हो एक तरफ भारत हो और साथ में कुछ अन्य राज्य उसके साथ में हो, जब विवाद उत्पन्न होता हो तो इसका भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार है। उसके बाद अगर राज्य और राज्य के बीच का भी अगर कोई मामला हो तो उसका भी निर्णय असमाधान करने का अधिकार राज्य के पास है। नोट में क्या है कि अगर नदी जल विवाद हो तो उसका अलग से समाधान किया गया, उसका अलग से प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 262 के तहत। तो ये अपवाद में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये उनके मूल अधिकारिता के अंतर्गत में आता है। उसके बाद दूसरा जो है मूल अधिकारिता के बाद रीट। रीट अधिकार, रीट अधिकारिता यानी रीट का भी अधिकारिता गया है। आपको मालूम हुआ कि जो रीट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किया गया है। इन रीट के द्वारा वो नागरिक के जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा कौन करता है? यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया। कौन कौन सा 5 है? बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इस तरह से 5 प्रकार के रीट जारी किए गए। उसके बाद क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय, इसमें क्या है कि न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश निर्देश को क्या करती है? जो अधीनस्थ न्यायालय होती है, अधीनस्थ यानी उससे नीचे वाले न्यायालय, इसके द्वारा दिए गए निर्देश को, आदेश को वह क्या करती है? पूर्व उदाहरण के रूप में भी इसको संरक्षित कर उपयोग कर सकती है। तो इस तरह से उनको अभिलेख न्यायालय का भी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद अपीलीय न्यायालय।
अपीलीय न्यायालय क्या है आपको मालूम होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट है वह सिविल और आपराधिक मामले का सबसे सर्वोच्च क्या है, सबसे सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यानी इसके मामले में सिविल हो या आपराधिक हो, आप कहाँ जा सकते हैं, अपील करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ हो गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पर अपील किए नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से उन्हें अपीलीय न्यायालय का भी शक्ति दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपीलीय न्यायालय के बाद सलाहकारी न्यायालय। ये क्या होता है सलाहकारी न्यायालय? इस सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, यह राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार दिया गया है। यानी कोई भी विचार विमर्श वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसके लिए वो 1+4 अन्य न्यायाधीश यानी 5 सदस्यों का पीठ जारी कर क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति को निर्णय सलाह दे सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो माने ही माने, लेकिन सलाहकारी न्यायालय इसे दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन के आधार पर वह क्या कर सकता है, अपने तथा अधीनस्थ न्यायालय के दिए गए निर्णय को वो पुनराविलोकन कर सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 32 इसके तहत इसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें वह तथा अपने नीचे दिए गए निर्णयों को न्यायिक पुनराविलोकन कर सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था एनजीएसी को क्या कर दिया, न्यायिक पुनराविलोकन में लेने के बाद इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ अन्य शक्तियाँ भी इन्हें दी गई है। वो अन्य शक्तियाँ, अन्य क्या है, अन्य शक्तियाँ क्या है? अन्य शक्तियाँ हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का संरक्षक, संविधान के व्याख्याता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद संविधान का संरक्षक के रूप में भी इस सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, न्यायपालिका का जो सर्वोच्च संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उससे संबंधित विभिन्न शक्तियों को, विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। और जिन लोगों को एक बार में यह क्लास समझ में नहीं आया, कृपया वो 2 से 3 बार देख लें, ताकि क्या हो, इस चैप्टर पर आपका पकड़ मजबूत हो जाए और ऐसा पढ़ें कि आपको याद हो जाए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब आपका कर्तव्य बनता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी आपके पास बुक है उस बुक से क्वेश्चंस बना ले, और इसका हम धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव सेशंस भी डालते जा रहे हैं, वहां से भी जरूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।